हेलो हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, उपस्थित हो जाओ सभी। ओके, आ जाओ दोस्तों। यस, वेलकम। आ जाओ सभी। आज हम लोग अपने इसी टॉपिक में, जो ये आज हमारी जैव विविधता संरक्षण की कक्षा है, इसके अंतर्गत दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो आर्द्र भूमियां पढ़ेंगे, वेटलैंड, और दूसरे नंबर पर यूएनसीबीडी का अध्ययन करेंगे। ये दो टॉपिक आज पढ़ना। वेलकम दोस्तों, वेलकम। उपस्थित हो जाओ सभी। देखो कितना गजब का इत्तेफाक है, और हालांकि मैंने नोटिस किया मेरे साथ तो ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। जल्दी से आप बताओ आज कौन सा दिन है, तो आप बताओगे सर 2 फेब है, फरवरी महीने की दूसरी तारीख है। और फरवरी महीने की दूसरी तारीख को दोस्तों इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। कितना अद्भुत सा संयोग है। पढ़ते हैं आज, पढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर आपने इन सीटू तो पढ़ाया, एक्स सीटू पढ़ाया नहीं। एक्स सीटू तुम्हारे पढ़ने का पार्ट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो करेंट्स का विषय आता है, जो कुछ करेंट्स में चर्चा होती है तो उसे पढ़ना होता है। बोटैनिकल गार्डन मतलब जिसको वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। जूलॉजिकल गार्डन चिड़ियाघर जिसे आप कहते हैं जंतुओं की सुरक्षा के लिए। सीड बैंक जहां पर बीज रखे जाते हैं। क्रायो बैंक जहां पर बहुत ठंडी दशाओं में कुछ जीन्स का प्रिजर्वेशन किया जाता है। तमाम बातें वो तुम्हारे लिए नहीं। ओके। अच्छा, कुछ बच्चे लिखते हैं सर मैंने तो सोचा कि सर आपका बर्थडे है। ओके। अगर मेरा बर्थडे होता भी तो इसमें कौन सी विशेषता थी? इसमें कौन सी विशेषता थी बताओ? हर किसी का किसी न किसी दिन तो जन्म होना है और किसी न किसी दिन तो मरना है। कहते हैं ना कि आई लाई हयात आए कजा ले चली चले, न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। तो दोस्तों वो तो आना जाना का क्रम लगा है, तो किसी दिन तो आए ही होंगे, वो भी कोई दिन होगा, खत्म बात। इसमें कोई इतनी बड़ी कोई खूबी थोड़ी है। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म या किसी भी व्यक्ति का जन्म अपने आप में एक इत्तेफाक है, कोई खास बात नहीं। किसी का भी जीवन के उसके कर्म बहुत खास होते हैं। जीवन में आपके कर्म विशेष होते हैं। एक बच्चे ने लिखा कि सपने में मैं उसको मेंस की प्रिपरेशन के बारे में बता रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।
कुल मिलाकर अब मैं सपनों के स्तर तक पहुंच गया हूं। और मैं का मतलब मेरा पढ़ाना, मैं का मतलब विषय वस्तु, मैं का मतलब यूपीएससी, मैं का मतलब आपकी सफलता। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, एकदम इसी संलग्नता और तल्लीनता से पढ़ो। दीक्षा प्रजापति ने पूछा है, तो कोई प्रश्न में तुम्हारे दम नहीं है बिटिया, अदरवाइज मैं जरूर तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे देता। सच बताऊं, कोई भी छोटा सा भी दम लगता तुम्हारे प्रश्न में तो मैं तुम्हारा जवाब दे देता। कि धूप खिली हुई है तब भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अरे बेटा, हवाएं जब भी टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा तो हवाएं चलेंगी। प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लगता है। हाई प्रेशर कहीं तो होगा जहां ठंडक होगी, वहां से लो प्रेशर की ओर आ रही तो हवाएं ठंडी हैं। ये बहुत सिंपल और कॉमन सी बात थी, ज्योग्राफी में पूरा सब कुछ पढ़ाए हैं। कई बार ये मान लिया करो कि मेरे प्रश्न में दम नहीं है, इसलिए सर मेरे प्रश्न को नहीं बोल रहे बेटा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता तो जवाब आ गया होता। ज्योग्राफी तो पढ़ाई है। ओके। अच्छा, कुछ बच्चों को मुखर्जी नगर के सपने आते हैं। वेरी गुड। मुखर्जी नगर के सपने मत आए, हकीकत में आओ और मुखर्जी नगर को जीना चाहते हो तो जियो, सफल होकर यहां से चले जाओ, सफल होकर चले जाओ। एक बच्चे ने लिखा भी, हैप्पी बर्थडे माय डियर सर। अरे मेरे भ्राता, मेरा कोई जन्मदिन आज नहीं है। आज इंटरनेशनल वेटलैंड डे है, आज अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस है। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस है। ठीक है, और आज की डेट में मैं आपको वेटलैंड पढ़ाना चाहता हूं, वेटलैंड पढ़ाऊंगा। ये आज की विशेषता है और बहुत बड़ी विशेषता है। मोहित ने लिखा, हमें तो लबासना के सपने आते हैं, पता नहीं तुम गए होगे तो आते होंगे, मैं तो आज तक गया नहीं तो मुझे नहीं आते हैं। पूछो क्यों गया नहीं? लबासना पहुंचने के हर साल अवसर मिलते हैं, लेकिन लबासना से मेरी दुश्मनी है, मेरी अपनी दुश्मनी है। और दुश्मनी देखो, सच बताऊं ना, आपको पता है कि दुश्मनी तो उससे इतने शिद्दत से प्यार की है कि मैं अब उसे देखना तक पसंद नहीं करता। एक समय था कि लबासना को मैंने इतना चाहा कि मर मिट गया उस पर। लेकिन आप सबको पता है, लबासना तो है ही हरजाई। अपने हरजाईपन के कारण उसने मुझसे ऐसी बेवफाई की कि हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने आप से दूर रखा। तो मैंने भी ठाना कि अब राजेश मिश्र तेरे पास तो नहीं आएंगे, कितनी भी अनुकूल स्थितियां क्यों ना हो। तो नहीं जाता, मसूरी जाता हूं, मसूरी जाकर भी लबासना के दरवाजे तक नहीं जाता, वापस लौट आता। अभी थोड़े दिन पहले ही, हो सकता है आपकी जब क्लास चलती रही हो, थोड़े दिन पहले का मतलब क्या, थोड़े दिन पहले का मतलब अक्टूबर की बात ही है। यस, अक्टूबर, नो, नवंबर की बात है। नवंबर 11, 12, 13 तारीख के आसपास, दिवाली की ठीक छुट्टियों के आसपास मैं वही था, मसूरी ही था। पर ना, अब लबासना नहीं। तो आपको आते होंगे दोस्तों। आपको लबासना के सपने आते होंगे। सपने तो सच बताऊं उन्हीं चीजों के आते हैं जिनसे हमारा जीवन का सरोकार होता है। तो मैं चाहूंगा कि जियो आप अपने सपनों के लिए, जियो आप अपनी उम्मीदों के लिए, और मुस्कुराते हुए पढ़ना, बिना प्रेशर का पढ़ना। ठीक है। लबासना से मैंने इस कदर प्यार किया कि सारे पीडब्ल्यू के टीचर ओके बेटा, ओके। निश्चित रूप से अगर लबासना ने मुझे धोखा दिया है ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा जाकर ना लबासना में ऐसे पताके गाड़े, ऐसे झंडे लहराए ना कि बोल दे कि तेरी बेवफाई अगर सर के साथ थी तो क्या हुआ, हम में से हर एक स्टूडेंट अब उसका बदला लेगा। और तेरे दरवाजे तक क्या, तेरी ड्योढ़ियों तक क्या, तेरे हर दरो दख्त पर पताखे गाड़ेंगे।
इस कदर यार एक बार कोशिशों तो कर लो, मजा ना आ जाए तो बताना, इस कदर कोशिशें करना। तो चलो आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड डे के परिप्रेक्ष्य में आर्द्र भूमियां। सभी के सभी लोग हेडिंग देंगे वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियां, सॉरी क्षमा चाहूंगा दोस्तों, वेटलैंड, जिन्हें हम लोग किडनी ऑफ द लैंडस्केप, क्या कहते हैं इन्हें हम, किडनी ऑफ द लैंड स्केप कहते हैं। उपमा दी जाती है, इनकी संज्ञा है। बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप बस तैयार रहो समझने के लिए, तैयार रहो। ठीक है, देखो हमने नो मोर कमेंट्स, देखो कमेंट्स ही देखते रहेंगे दोस्तों तो फिर कैसे आगे क्लास बनेंगे। मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरा सहयोग हमेशा रहेगा बेटा, हमेशा पूरे पूरे तन मन से सहयोग रहेगा कि आप पूरी पुरजोर प्रयास करके निश्चित रूप से आप अपनी सफलता पाए और लबास्टा पहुंचे। उपेंद्र ने लिखा, गुरुजी हमें तो स्टॉक मार्केट के सपने आते, तो अच्छी बात है, जियो अपने सपने को दोस्त। ओके चलो बढ़े, अब आगे बढ़े तो चलो आओ, अब इधर आओ, नो मोर कमेंट्स, अब मैं नजर नहीं डालूंगा उधर, ठीक है। बिल्कुल जयपुर में भी पढ़ाया है, बिल्कुल जयपुर में रामावतार पढ़ाया है, ठीक है, और पढ़ाया नहीं है, चंद घंटों पढ़ाया है, और पढ़ाया तो एक एक प्रश्न क्लास नोट से आया था। उन बच्चों के क्लास नोट्स देखना और उसी वर्ष का पेपर देखना। मेंस स्पेशल कोर्स उत्कर्ष में पढ़ाने के लिए मुझे सविनय प्रार्थना की गई थी, निवेदन किया गया था कि सर क्रैश कोर्स है, कुछ ऐसा पढ़ा दीजिए कि बच्चों को ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कुछ चंद घंटों की कक्षा में मिल जाए। सर्वप्रथम तो मैंने समयाभाव की बातें कही, लेकिन 2 बार में जाकर मैंने पढ़ाए, बहुत कम समय में पढ़े, पर एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं सिंगल वन क्वेश्चन, जिन बच्चों के पास रामावतार अब तुम जानते हो तो देख ही लिए होगे, सिंगल वन क्वेश्चन क्लास नोट से बाहर नहीं था, और होता भी नहीं, होता भी नहीं। पढ़ो अब ऐसे ही, इसीलिए आप पर भी भरोसा है कि आप बस पढ़ लेना, मैं पढ़ा देता हूं। दोस्तों जब हम पारितंत्र के बारे में कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम जब बात करते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र की बात करते हैं, ध्यान रखना, तो पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में कुछ और नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। और पढ़ते हैं अब, कुछ और नहीं बल्कि पर्यावरण का अंग है, पर्यावरण का अंग है। उस पर्यावरण के अंग होने के नाते इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तरफ से तो स्थलीय पारितंत्र बोल देते हैं, तो दूसरे तरफ जलीय पारितंत्र बोल देते हैं, जलीय पारितंत्र बोलते हैं हम। अब दोस्तों बात यहां यह उठती है कि क्या इन दोनों को किसी एक रेखा से विभाजित कर सकते हैं? जवाब है मेरा नहीं, नो। कभी भी कोई भी पारितंत्र एक रेखा से विभाजित नहीं होता, बल्कि पारितंत्रों के मध्य एक जोन प्राप्त होता है, एक मंडल प्राप्त होता है, एक क्षेत्र प्राप्त होता है, और उस जोन को हम इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ाया है हमने आपको, उसे हम इकोटोन कहते हैं, जोन को इकोटोन कहा जाता है। तो हमारा जो ये वेटलैंड है, ये स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र के मध्य की संक्रमिका है। संक्रमिका से ऐसे क्या है, इन दोनों के मध्य का एक संक्रमणशील क्षेत्र है, संक्रमणशील
क्षेत्र है दोस्तों, संक्रमणशील क्षेत्र, ट्रांजिशनल जोन है। ट्रांजिशनल जोन भले है, पर वेटलैंड्स की विशेषता होती है इसमें पारितंत्र में नियंत्रण की भूमिका में, नियंत्रक की भूमिका में कौन होता है दोस्तों? जल होता है, जल होता है। बड़े मजे की बात, मतलब इसमें, इस संक्रमिका क्षेत्र में, इस संक्रमणशील क्षेत्र में, जो कि स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार के पारितंत्रों के मध्य का संक्रमणशील क्षेत्र होता है। पर अगर नियंत्रक भूमिका देखी जाए कि स्थल की ज्यादा है या जल की ज्यादा है, तो नियंत्रक भूमिका में कौन होता है दोस्तों? नियंत्रक भूमिका में जल या जल राशियां होती हैं। इसीलिए वेटलैंड्स आर्द्र भूमि कहलाती है। आर्द्रता भी जुड़ा है और भूमिया भी जुड़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? आर्द्रता भी जुड़ा है और भूमिया भी जुड़ा है। जैसे इसके अंतर्गत मोटे मोटे तौर पर जैसे कोई बड़ा बांध हो जाएगा, कोई बड़ी झील आ जाएगी, कोई बड़ा मार्सेस हो जाएगा दोस्तों, दलदल हो जाएगा, समुद्र के किनारे आ सकते हैं, सागरीय किनारे आ सकते हैं। किनारों में बहुत सारी चीजें होती हैं। सागरीय किनारों के संदर्भ में या कि डेल्टा हो जाएगा, या कि एस्चुरी आ सकता है, एस्चुरी भी आ सकता है, डेल्टा हो सकता है, एस्चुरी हो सकता है, तो बैक वाटर लेक्स हो सकते हैं, तो लैगून्स हो सकता है। अर्थात जहां जल हो, और जल की भूमिका प्रमुख हो, जल की भूमिका गौड़ हो, वैसे पारिस्थितिक प्रदेशों को हम वेटलैंड्स कहते हैं, हम आर्द्र भूमियां कहते हैं। दोस्तों, क्लब ऑफ रोम की परिघटना पर मुझे आज विस्तृत विवेचना करनी है, समझने की कोशिश करना। मानव जाति ने बहुत अच्छे से कहानियों की तरह हर बात को सुनना, समझना और आराम से इत्मीनान से पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों ध्यान से, मानव जाति ने औद्योगिक क्रांति के उपरांत प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। जहां एक तरफ भारत और भारतीयता के राग प्रकृति के संरक्षण से लिपटे हुए थे, हर वक्त हम प्रकृति की सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर जगह जगह पर आख्यान दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, संत सनातन पैदा कर रहे थे, परंपराएं विकसित कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी जगत या पाश्चात्य जगत बेंथम, मिल जैसे विचारकों आदि से प्रेरित होकर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करता है। इस काल अवधि में लोगों के विलासी जीवन बनाए जाने में पाश्चात्य जगत के कुछ विचारकों का बड़ा ही विशिष्ट योगदान रहा। दोस्तों ध्यान रखना, प्रकृति शोषण के विचार उनके विचारों में कैसे भरे पड़े थे, इस बात की बानगी मेरे इस कथन से समझने की कोशिश करना। एक विद्वान है पाश्चात्य जगत का, वह कहता है कि मानव को अगर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी जीव की भी हत्या क्यों ना करनी पड़े, ध्यान से सुनना, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी जीव की भी हत्या क्यों ना करना पड़े, तो जीव के हत्या के समय उसके मुख से निकली हुई करुण पुकार, करुण क्रंदन या कराह की आवाज दर्द भरी नजर नहीं आनी चाहिए, दर्द भरी सुनाई नहीं देनी चाहिए, बल्कि किसी पर्वत से लुढ़क कर नीचे गिरते हुए पत्थर के खड़खड़ाहट के आवाज के भांति प्रतीत होनी चाहिए। जिस तरह से पत्थर के लुढ़कने पर आपको कोई तकलीफ नहीं होती, उसी तरह से जीव की हत्या पर भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जीव को इतना, मानव को इतना शोषक बना दिया
और इन विचारों से प्रेरित होकर मानव स्वयं में प्रकृति हंता बन गया। इससे पूर्व की एक कहानी है कि कहा ऐसा जाता है, बेसिकली बाइबल ऐसा कहता है। हम तो थोड़ा दूसरे तरीके से मानते हैं, पर बाइबल ऐसा कहता है कि एक समय विशेष था जब गॉड ने, या सुपर अलमाइटी में कहूं, जब गॉड ने पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी बहुत खूबसूरत थी, तो उसे ऐसा लगा कि इतनी खूबसूरत धरा को भोगने के लिए कोई मेरे जैसा सत्ता तो होनी चाहिए पृथ्वी में। मेरे जैसी सत्ता कौन हो सकती है? अभी तक तो जो चराचर जगत है इसमें मेरी जैसी कोई सत्ता नजर आ नहीं रही है। और इतनी सुंदर पृथ्वी के बारे में हम बात किससे करेंगे? इस इतनी सुंदर सौंदर्य सृष्टि का आनंद कौन लेगा, उपभोग कौन करेगा? इस भाव से प्रेरित होकर ईश्वर ने पृथ्वी पर मानव को जन्म दिया और मानव को समझाया कि जो प्रकृति है, यह सृष्टि है, यह तेरे भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। तेरा दायित्व तो बनता है कि प्रकृति के सुरक्षा के साथ साथ तो इसके साधनों का अपने जीवन के लिए उपयोग करना। लेकिन समय के साथ मानव उस सुपर अलमाइटी द्वारा कही गई बात को भूल गया और प्रकृति का स्वयं भक्षक बन गया। जब प्रकृति का भक्षक बना तो भक्षण कुछ इस कदर किया कि सच्चाई यह है कि पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति में आ गई। 1968-69 की बात करना चाहूंगा। 67 से लेकर 69 के बीच की बात करना चाहूंगा। 1967, 68, 69 के आसपास इटली की राजधानी रोम है। रोम में एक क्लब गठित था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने लगभग 75 सदस्य थे, जिसमें से कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ राजनेता थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे। तमाम प्रकार के व्यक्ति उसके सदस्य थे। बड़े एलीट व्यक्तियों का वह क्लब कहलाता था। उस क्लब में सदस्य रहे, ध्यान से समझेंगे, उस क्लब में सदस्य रहे दो व्यक्तियों ने, फॉस्टर एंड फॉस्टर ने एक आलेख लिखा था। उस आलेख को आधार बनाकर, दो व्यक्तियों में मीडोज एंड मीडोज नाम आता है, आधार बनाकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराया और उस रिसर्च पेपर का नाम था लिमिट टू ग्रोथ। क्या नाम था रिसर्च पेपर का दोस्तों? लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ। और इस लिमिट टू ग्रोथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि की सीमाएं, लिमिट टू ग्रोथ नामक प्रपत्र में इस क्लब में, या कहूं मैं फॉस्टर एंड फॉस्टर बंथुए ने या मीडोज एंड मीडोज ने इस बात को बताने की कोशिश की, इस बात को स्पष्टता से समझाया कि मानव ने जिस प्रकार से अपने अंधानुकरण के साथ अपनी वृद्धि की है, विकास की बात ध्यान से समझना, अपनी वृद्धि की है, उसके वृद्धि की अपनी सीमा है। मानव के प्रकृति की हत्या के साथ किए गए वृद्धि की अपनी सीमा है और मानव अब उस थ्रेशहोल्ड सीमा के आसपास पहुंचने जा रहा है, अर्थात अब उसकी और अधिक वृद्धि लंबे समय तक संभव नहीं है। क्यों? इसके लिए इसने 5 पैरामीटर दिए। 5 पैरामीटर आपको अभी यहां नहीं पढ़ना है, पर मैंने एक बात बताई कि इसने पैरामीटर दिए, बोले इन आधारों को भी देखा जाए तो मानव ने जिस प्रकार से अत्याचार, अनाचार, कदाचार, दुराचार प्रकृति के साथ किया है, तो अब प्रकृति तो उसका परिणाम दिखाएगी, अर्थात मानव के विकास की एक सीमा है।
अब विकास की एक सीमा है और तरह तरह से जब इसने परिभाषित कर हर बात को बताई, तो दुनिया ने जब इनके प्रपत्र को पढ़ा तो लोगों के कान खड़े हो गए कि अरे बाप रे बाप, इसने कह क्या दिया, इसने कह क्या दिया। लोगों ने सुना, लोगों ने समझा, और सुनते समझते ही लोगों को लगा कि अब प्रकृति की सुरक्षा के लिए काम तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। और प्रकृति की सुरक्षा के लिए दोस्तों ध्यान रखना, 1971 में 1971 में, मैं 71 ही क्यों ना कहूं, 1971 में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा महासम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बुलाया गया, जिसे आप स्टॉकहोम महासम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टॉकहोम महासम्मेलन कहते हैं, ठीक है ना। ये किस उद्देश्य से था? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य से। दुनिया का प्रथम सबसे बड़ा महासम्मेलन, जिसका आधार था क्लब ऑफ रोम का प्रपत्र लिमिट टू ग्रोथ। कहानी को लिंक करके दे सुनते जाना, बार बार नहीं सुनाऊंगा। यह कहानी अभी से लेकर पर्यावरण के तमाम मुद्दों तक आपको याद रहनी चाहिए। नहीं याद है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ओके ओके, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे अभी भी कमेंट्स में लगे इस बात को सुन ही नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, तो सुनना ध्यान से। स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन में तमाम सदस्य राष्ट्र, इसके जितने भी सदस्य थे, तमाम सदस्य राष्ट्रों ने पर्यावरण की सुरक्षा या संरक्षा पर प्रतिबद्धता अपनी जताई, सहमति जताई कि निश्चित रूप से प्रकृति का संरक्षण किया जाना चाहिए। और हम अपनी सहमति जताते हैं कि अपने राष्ट्र में हर संभव प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रयास करेंगे। प्रकृति की संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रयास के क्रम में यह बात आई, प्रकृति कौन? तो फिर यहां बात आई प्रकृति स्थलीय भी और प्रकृति जलीय भी। कैसी कैसी प्रकृति? प्रकृति स्थलीय भी और प्रकृति जलीय भी। अगर प्रकृति स्थलीय की हमने बात की तो जलीय प्रकृति की भी बात करनी चाहिए। तो क्या दोनों के मध्य के संक्रमणशील क्षेत्रों को छोड़ दिया जाना चाहिए? क्योंकि हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है कि जो संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं, इकोटोन क्षेत्र होते हैं, वहां पर रिचनेस ऑफ बायोडायवर्सिटी कहीं अधिक प्राप्त होती है। ना केवल रिचनेस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में कुछ पृथक प्रकार के दुर्लभ जीवों का उद्भव एवं विकास भी हो जाता है, जिसे हम एज इफेक्ट या कगार प्रभाव कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में विशिष्ट, दुर्लभ, अत्यंत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण किस्म के जीवों का वास पाया जाता है, जीवों का वास पाया जाता है। इसलिए दोस्तों इनकी सुरक्षा एवं संरक्षा भी बेहद आवश्यक है। तो इनकी सुरक्षा के लिए ईरान में एक स्थान है। कहां दोस्तों? ईरान में। अगर आप देखेंगे तो कैस्पियन सी है, मान लीजिए पूरा कैस्पियन सी का क्षेत्र है दोस्तों, कैस्पियन सागर का क्षेत्र है। कैस्पियन सागर के यहां दक्षिण में ईरान का एक नगर है जिसका नाम है रामसर। क्या नाम है दोस्तों ईरान के इस नगर का? रामसर नाम, RAMSAR। रामसर नामक स्थान पर 1971 में, कब की बात मैं कर रहा हूं? 1971 में एक महासम्मेलन बुलाया गया। किस उद्देश्य से? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से महासम्मेलन बुलाया गया, जिसे वेटलैंड कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? वेटलैंड कन्वेंशन या रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इस
कन्वेंशन के तमाम सदस्य राष्ट्रों ने आर्द्रभूमियों की सुरक्षा, संरक्षा आदि के लिए भी अपनी प्रतिबद्धताएं जताई और इस महासम्मेलन या संधि को किस तारीख को, 2 फेब को, सभी लोगों ने, एक काम कह सकते हैं कि अपने आप में एक समझौता था। 2 फेब को इस समझौते को स्वीकार किया गया सभी राष्ट्रों द्वारा। मैं लिख देता हूं समझौता स्वीकार। क्या लिख देता हूं? समझौता स्वीकार किया गया। और इस डेट को, चूंकि यह समझौता स्वीकार हुआ है, इसीलिए आज आप इसे अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इसे आप मनाते हैं। दोस्तों, समझ में आई पूरी कहानी की नहीं? पूरी कहानी समझ में आ गई दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, समझौते को, सम्मेलन को अभिसमय भी कहते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण समझौता है। ठीक है, तो चलो पूरे पृष्ठभूमि के साथ मुझे लिखानी होगी बात, पूरे पृष्ठभूमि के साथ, ताकि आपको फिर कोई कठिनाई ना रहे। लिखो सभी। थोड़ी से पीछे जाकर पहले पाश्चात्य जगत को थोड़ी गालियां दे लेते हैं, अच्छी वाली गालियां। वो बिहार, यूपी और हरियाणा वाली गालियां नहीं देनी है, अच्छी अच्छी वाली गालियां देनी है। फिर उसके बाद यहां लिखते हैं इसे। तो लिखो सभी। पुनर्जागरण काल के उपरांत, पुनर्जागरण काल के उपरांत पाश्चात्य विचारकों ने मानव जाति को विलासी बनाया एवं मानव अपने विलासिता की तृप्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता गया, जिसमें औद्योगिक क्रांति ने अपनी सर्वाधिक भूमिका निभाई। औद्योगिक क्रांति ने अपनी सर्वाधिक भूमिका निभाई। पूर्ण विराम लिखें, पैरा चेंज करते हुए। मानव प्रकृति संबंधों के नकारात्मक रवैये को देखते हुए 1960 के दशक के उत्तरार्ध में
उत्तरार्ध में क्लब ऑफ रोम द्वारा 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 एक प्रपत्र जारी किया गया जिसे लिमिट टू ग्रोथ कहा जाता है, मतलब वृद्धि की सीमाएं, लिमिट टू ग्रोथ कहा जाता है। पूर्ण विराम लिखो। इस प्रपत्र में स्पष्ट किया गया था कि मानव के इस अंधानुकरण से युक्त वृद्धि की एक सीमा है। वृद्धि की एक सीमा है, पूर्ण विराम लगाएं, जिसके उपरांत प्रकृति विनाशक प्रभाव डालेगी, अर्थात मानव का अस्तित्व भविष्य में संकट में होगा। पूरी कहानी का निचोड़ लिखा दिया दोस्तों, जो कि अब पूरा संरक्षण के लिए प्रेरित कर देगी, है ना। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करें, लिखो। पैरा चेंज करते हुए, इस प्रपत्र से प्रेरित होकर या आंदोलित होकर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु स्टॉकहोम महासम्मेलन बुलाया गया। जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों ने अपनी सहमति एवं प्रतिबद्धताएं जताई। पूर्ण विराम, जिसमें से भारत भी एक था। पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज करो, लिखो। पर्यावरणीय घटकों में आर्द्र भूमियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। पूर्ण विराम लगाकर आर्द्र भूमियों का परिचय लिखना है, लिखे। आर्द्र भूमियां जलीय एवं स्थलीय पारितंत्र के मध्य की वह संक्रमणशील क्षेत्र होती हैं
क्षेत्र होती हैं जिनमें पारितंत्र का मुख्य नियंत्रक कारक, पारितंत्र का मुख्य नियंत्रक कारक नियंत्रक कारक कौन होता है? जल होता है, जल होता है। पूर्ण विराम लगाकर अर्थात यह पारिस्थितिक इकोटोन का उदाहरण है, पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते हुए लिखिए, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि, वर्ष 1971 में, लाई गई, जिसका आयोजन ईरान के रामसर नामक स्थान पर किया गया था। इसीलिए इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पूर्ण विराम। पैरा चेंज लिखो, इस संधि या समझौते को सदस्य राष्ट्रों द्वारा 2 फरवरी 1971 को सहमति प्रदान की गई। इसीलिए 2 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्ण विराम लिखो, यह समझौता, इसी पैराग्राफ में यह समझौता सदस्य राष्ट्रों के मध्य 1975 से लागू है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते एक बात और लिखना है कि इस संधि के सदस्य राष्ट्र प्रत्येक 3 वर्ष पर
प्रत्येक 3 वर्ष पर एक महासम्मेलन आयोजित करते हैं। एक महासम्मेलन आयोजित करते हैं जिसे आर्द्र भूमियों का कॉप का मतलब COP, आर्द्र भूमियों का कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आर्द्र भूमियों का कॉप कहा जाता है। आर्द्र भूमियों का कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करें। जितनी बातें थी मैंने वो तमाम बातें यहां पर संजो दी हैं, समेट दी हैं अभी जो बातें की। अब आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि को हमें परिभाषित करना है। आर्द्र भूमि को परिभाषित कर हमें उद्देश्य बताने हैं। आर्द्र भूमि का वर्गीकरण करना है। आर्द्र भूमि का महत्व बताना है। समझ रहे हैं? आर्द्र भूमि के समक्ष संकट की बात करनी है। ठीक है सर। आप ठीक है, अब बढ़े आगे। तो सभी के सभी लोग अब आगे के स्तर पर लिखेंगे, परिभाषा के स्तर पर आएंगे, सब कुछ लिखे। आर्द्र भूमि, पहले चेंज करके लिखेंगे। आर्द्र भूमि के संरक्षण पर हुए रामसर सम्मेलन के संरक्षण पर हुए रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमियों को निम्नलिखित रूप में, आर्द्र भूमियों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया। परिभाषित किया गया। डैश देकर नीचे से लिखना फिर से। ऐसे भूभाग अब इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। जो शुष्क अवधि में भी मतलब ड्राई सीजन, शुष्क अवधि में भी सतही एवं भूमिगत जल को बनाए रखते हों। सतही एवं भूमिगत जल को बनाए रखते हों। कॉमा लगाइए। प्रत्येक मौसम में जल से युक्त हों। प्रत्येक मौसम में जल से युक्त हों। कॉमा लगाइए। विशेष प्रकार की जैव वानस्पतिक समूहों की आश्रय स्थली हों। कॉमा लगाकर स्थलीय एवं जलीय प्राणी एवं पादप वर्ग, जंतु एवं पादप वर्ग, ऐसा लिख देंगे। जंतु एवं पादप वर्ग
को आश्रय के साथ साथ पोषण आदि प्रदान करते हों। कॉमा लगाते जाइएगा, लिखे बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव को नियंत्रित करते हों। बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव को नियंत्रित करते हों। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाकर सतही मृदा अपरदन को संरक्षित रखते हों तथा वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ साथ धरातलीय जल को शुद्ध कर भूमिगत जल के रूप में संरक्षित रखते हों। शुद्ध कर, फिल्टर कर भूमिगत जल के रूप में संरक्षित रखते हों। उन्हें आर्द्र भूमियां कहा जाता है। उन्हें आर्द्र भूमियां कहा जाता है, वेटलैंड्स कहा जाता है। पूर्ण विराम। तो वेटलैंड्स में इतने सारे अभिलक्षण मैंने लिखा दिए हैं दोस्तों, इतने सारे लक्षण मैंने लिखा दिए हैं वेटलैंड्स में। अभी लिखाने के लिए तो और बहुत कुछ है, लिखाने के लिए, पर इतने सारे लक्षण लिखा दिए हैं कि इन तमाम लक्षणों से युक्त होती हैं अगर ट्रांजिशनल वाटर बॉडीज, तो उन्हें हम किस रूप में शामिल कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, आर्द्र भूमियों के रूप में पहचान कर सकते हैं। तो आर्द्र भूमियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो हेडिंग सभी दें, टाइप्स ऑफ द वेटलैंड्स, टाइप्स ऑफ द वेटलैंड्स, डैश देकर लिखेंगे आर्द्र भूमियों के प्रकार को। लिखे इनका वर्गीकरण विविध आधारों पर किया जा सकता है। विविध आधारों पर किया जा सकता है। बिल्कुल लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें। विविध आधारों पर किया जाता है। नंबर वन जल की विशेषता के आधार पर, जल की विशेषता के आधार पर, जल की विशेषता के आधार पर डैश देकर लिखेंगे। आर्द्र भूमियां 3 प्रकार की संभव हैं। आर्द्र भूमियां 3 प्रकार की संभव हैं। लिखो ABC। ए स्वच्छ जल की आर्द्र भूमियां, स्वच्छ जल, ताजा जल की आर्द्र भूमियां, जिसे फ्रेश वाटर वेटलैंड्स कहते हैं। स्वच्छ जल या ताजे जल की आर्द्र भूमियां, डैश देकर लिखेंगे। इसके अंतर्गत विविध
विविध अंतःस्थलीय बांध या झीलें आती हैं। विविध अंतःस्थलीय बांध या झीलें आती हैं, जैसे रेणुका झील, हरिके बैराज, आदि आदि। पूर्ण विराम लगाएं। फिर दूसरे नंबर पर लिखें, दूसरे बी पॉइंट लिखेंगे इसमें, लवणीय जल की आर्द्र भूमियां, लवणीय जल की आर्द्र भूमियां, डैश देकर लिखें। लिखे इसमें अंतःस्थलीय लवणीय झीलें आती हैं। अंतःस्थलीय लवणीय झीलें आती हैं। इनलैंड ब्रैकिस वाटर लेक आती हैं, साथ ही आती हैं जैसे सांभर झील, डिडवाना झील। तो सांभर झील को लिखेंगे राजस्थान की, जैसे राजस्थान की सांभर झील, पूर्ण विराम लगाएं। साथ ही सागरों के वह तटीय क्षेत्र, जिनमें निम्न ज्वार के समय, बहुत जबरदस्त है लाइन, जिनमें निम्न ज्वार के समय जल की गहराई 3 मीटर से अधिक नहीं पाई जाती हो। जल की गहराई 3 मीटर से अधिक नहीं पाई जाती हो। 3 नहीं है दोस्तों, 6 मीटर है, 6 लिखो। 6 मीटर से अधिक नहीं पाई जाती हो, कॉमा लगाइए। एवं, या कॉमन लगाए तो एवं लिख दें। एवं तटों पर अवस्थित लैगून जैसे चिल्का झील, इसका उदाहरण होगी। पुलिकट झील, इसका उदाहरण होंगे। तो लैगून झील, पश्चजल झील जैसे केरल की बेम्बनाड झील, इसका उदाहरण होगी। लैगून झील, पश्चजल झील एवं तटीय दलदल जैसे कक्षकरण, तटीय दलदल आदि आते हैं। ये सब लवणीय जल से युक्त होंगे, है ना। पूर्ण विराम लगाएं। तो तीसरे नंबर पर आता है खारे जल की आर्द्र भूमियां। ये सी पॉइंट आप लिखो, ABC। खारे जल की आर्द्र भूमियां, खारे जल। अब लवणीय जल और खारा जल में अंतर क्या, तो इस लाइन से क्लियर हो जाएगा। लिखो वह आर्द्र भूमियां जहां स्वच्छ एवं लवणीय दोनों जल आपस में मिश्रित होते हों। जहां स्वच्छ एवं लवणीय जल आपस में मिश्रित होते हों, जैसे केरल की बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील में पेरियार नदी अपना जल विसर्जित करती है। पेरियार नदी, पेम्बा नदी अपना जल विसर्जित करती है। पूर्ण विराम।
ओके, पूर्ण विराम। ये बात आई। तो ये 3 प्रकृति की हो गई, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट लिखेंगे आप। पहला ये आधार था जल की विशेषता के आधार पर। तो अब दूसरा आधार आपको लिखना है जल प्रवाह के आधार पर। जल प्रवाह के आधार पर, आधार पर डैश देकर लिखेंगे। आर्द्र भूमियां 2 प्रकार की होती हैं। आर्द्र भूमियां 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। ए और बी करके लिखेंगे। ए स्थिर जल की आर्द्र भूमियां, स्थिर जल की आर्द्र भूमियां, स्थिर जल की आर्द्र भूमियां जैसे बांध या झील, जैसे बांध या झील, झील। तो दूसरी तरफ लिखेंगे बी पॉइंट, प्रवाहित जल की आर्द्र भूमियां, प्रवाहित जल की आर्द्र, हालांकि इसमें अब संशोधन प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रवाहित जल की आर्द्र भूमियां जैसे जल सरिताएं, जैसे जल सरिताएं, जल सरिताएं। पूर्ण विराम लगा दें। फिर अब तीसरा आधार लिखें, तीसरा आधार लिखें अवस्थिति के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर डैश देकर लिखेंगे। आर्द्र भूमियां 2 प्रकार की होती हैं। आर्द्र भूमियां 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 इनलैंड, इनलैंड का मतलब होता है अंतः स्थलीय, इनलैंड अंतः स्थलीय, जो स्थल के आंतरिक भाग में है, इनलैंड। तो नंबर 2 इनलैंड अंतः स्थलीय आर्द्र भूमियां। तो नंबर 2 आता है तटीय आर्द्र भूमियां, तटीय मतलब कोस्टल, तटीय आर्द्र भूमियां, आर्द्र भूमियां। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाकर, पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे, वो आधार ही लिखेंगे। 1 2 3 3 लिख दिया। चौथा आधार लिखेंगे, चौथा आधार लिखे, लिखे अवस्थिति के साथ साथ, अवस्थिति के साथ साथ वनस्पतियों की प्रकृति के आधार पर, वनस्पतियों की प्रकृति के आधार पर आर्द्र भूमियां 3 प्रकार की होती हैं। आर्द्र भूमियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 या एबीसी करके लिख देंगे। ए लिखेंगे स्वाम्प, दूसरे नंबर पर आता है मार्श, तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर सी पॉइंट करके आप लिखेंगे, तीसरे नंबर पर मायर। क्या आता है दोस्तों तीसरे नंबर पर? मायर करके आता है, मायर। अब इन तीनों में सबसे पहले आपको स्वाम्प लिखना है। स्वाम्प को बोलते हैं दलदल। क्या बोलते हैं हिंदी में स्वाम्प को? दलदल, दलदल। तो दलदल को कैसे लिखेंगे आप? परिभाषित करके लिखें, यह वन क्षेत्रों की आर्द्र भूमियां होती हैं, वन क्षेत्रों की आर्द्र भूमियां होती हैं, आर्द्र भूमियां होती हैं जो चारों ओर से, चारों ओर से नदी या झीलों के तट पर पाई जाने वाली, नदी या झीलों के तट पर पाई जाने वाली, जाने वाली झाड़ियों से युक्त होती हैं,
झाड़ियों से युक्त होती हैं, पूर्ण विराम लगाकर इनमें पीट मिट्टी, मिट्टी के एक वर्ग में पीट मिट्टी पाई जाती है। जितना भी दलदल होगा पीट मिट्टी से भरा पड़ा होगा, झाड़ियों से घिरा होगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो अब बी पॉइंट लिखेंगे इसमें से, मार्स, MARSH, मार्स। मार्स बोलते हैं कक्ष भूमियां। मार्स की हिंदी क्या लिखेंगे? कक्ष भूमियां, कक्ष भूमियां। डैश देकर लिखें, यह कठोर तने वाली, कठोर तने वाली काष्ठ वनस्पति, जिनमें लकड़ी होती है प्रॉपरली, काष्ठ वनस्पति, काष्ठ वनस्पति के साथ साथ घास, बेत के साथ साथ घास, बेत आदि से घिरी हुई, आदि से घिरी हुई आर्द्र भूमियां होती हैं। भूमियां होती हैं। तो तीसरे नंबर पर लिखेंगे मायर, MAIRA। मायर का मतलब होता है पंक। पंक मतलब जिसको कीचड़ कहते हो आप, तो आप कीचड़ मत लिख देना, पंक लिखना मायर के साथ, पंक, मायर। डैश देकर लिखेंगे, यह शीत या शीतोष्ण कटिबंधों की आर्द्र भूमियां हैं। शीत या शीतोष्ण कटिबंधों की आर्द्र भूमियां हैं जो कि वन रहित होती हैं, जो कि वन रहित होती हैं। अब यूपीएससी का पेपर देखना, वन रहित होती हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित करते हैं, इन्हें दो वर्गों में विभाजित करते हैं। दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला बॉग, तो दूसरा फेन, BOG पहला हो गया, तो दूसरा फेन, FEN। बॉग एंड फेन। बॉग एंड फेन। तो बॉग के बारे में लिखो, यह वर्षा जल से युक्त, वर्षा जल से युक्त टीले नुमा प्रार्थना लखेरा। इसने बड़ा संजीदा प्रश्न पूछा है और बार बार पूछ रही है, सोच रही है जवाब हम देंगे इसका। धन्यवाद है प्रार्थना बेटा तुमको। यह टीले नुमा पीट मिट्टी से युक्त आर्द्र भूमि है। टीले नुमा ऊबड़ खाबड़ जगह पर होगी, बॉग। तो बी लिखो, बी फेन। फेन के बारे में लिखेंगे या दूसरे बिंदु को लिखो, यह जल से ढकी हुई गर्तनुमा, एक तो टीले नुमा है ऊबड़ खाबड़, तो दूसरी क्या है? गर्तनुमा वैसी आर्द्र भूमि होती हैं, वैसी आर्द्र भूमि होती हैं जिनमें भूमिगत जल की आपूर्ति करता है। बॉग और फेन में बहुत बड़ा अंतर है। जिनमें भूमिगत जल की आपूर्ति करता है। बॉग में वर्षा का जल होता है, फेन में भूमिगत जल की आपूर्ति किए रहता है। भूमिगत जल की आपूर्ति करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वर्षा नहीं होती, वर्षा है यहां भी,
जल की सालों भर आपूर्ति में भूमिगत जल का भी योगदान इनमें होगा, बट बॉग में नहीं, ओके। पूर्ण विराम। तो इतने वर्गों में इन्हें हम बांट सकते हैं, इतने वर्गों में बांट सकते हैं। पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर और कुछ बातें लिखोगे, तो कुछ बातों में और क्या लिखना है, तो लिखें रामसर सम्मेलन, पहले चेंज करते हुए लिखना, रामसर सम्मेलन में आर्द्रभूमियों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मापदंड, कुछ भी क्राइटेरियाज सुनिश्चित किए हैं। अरे दोस्तों, इतनी बात पढ़ा देता हूं कि मजा आ जाएगा, पढ़ लो बस। सुनिश्चित किए हैं। पर अब आज की डेट में पूछोगे कि अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के उदाहरण बता दीजिए, तो यार मेरे बस का नहीं है अब। तब फिर मैं समझ जाता हूं बेटा कि अब तो कम से कम मजा नहीं आया फिर पढ़ाने में। ओके, तो आ जाओ यहां पर नंबर वन, प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृतिक या कृत्रिम, कॉमा लगाओ, स्थिर या प्रवाहित, कॉमा लगाओ, स्थायी या अस्थायी, अस्थायी, जल से युक्त, वैसे सतही भाग, जिनका क्षेत्रफल कम से कम 3 हेक्टेयर का हो तथा वर्ष के 6 महीने 30 सेंटीमीटर से अधिक जल पाया जाता हो। 30 सेंटीमीटर से अधिक जल पाया जाता, पूर्ण विराम। तो दूसरा बिंदु लिखो, लवणीय या मीठे जल से युक्त वह भूमियां, मतलब वह भूमियां ही लिख दें, वह भूमियां जो अपने आप में स्वयं किसी दुर्लभ या विशेष जैव भौगोलिक प्रदेश में फैली हों, या किसी विलुप्त विलुप्त प्राय जीव को संरक्षण प्रदान करती हों।
संरक्षण प्रदान करती हों। पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पक्षियों के संदर्भ में जहां 20,000 से अधिक पक्षियों का नियमित बसेरा, 20,000 से अधिक पक्षियों का नियमित बसेरा हो या किसी विशेष पक्षी वर्ग की दुनिया की कुल जनसंख्या का 1% आबादी निवासरत हो या ध्यान से, प्रवासी पक्षियों का, भारत की कई झीलें हैं जहां पर साइबेरियाई क्रेन आते हैं ठंडियों में, प्रवासी पक्षियों का मौसमी सैरगाह हो, मतलब मौसम विशेष में वहां पर वो आते हों, प्रवासी पक्षियों का मौसमी सैरगाह मतलब जहां आश्रय प्राप्त करते हैं, सैरगाह हो या प्रवासी पक्षियों के प्रवास मार्ग में अवस्थित हों, उनको भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है, प्रवास मार्ग में अवस्थित हों। पूर्ण विराम लगाकर एक और बिंदु लिख दो, जलीय जंतुओं के पोषण, प्रजनन एवं आश्रय के लिए अनुकूल आदर्श अवस्थिति उपलब्ध कराते हो। समझ में आ गया मेरी बात की नहीं? इन मानदंडों को भी वेटलैंड्स ने सम्मिलित किया कि इन मानदंडों पर भी अगर खरी उतरती हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? आर्द्र भूमि में। क्वीन ऑफ हरियाणा, बेटा तुम तो क्वीन ही हो। ओके, सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा है कि वह कोई भी जलीय क्षेत्र जहां नियमित रूप से स्थानीय या प्रवासी 20,000 पक्षियों की संख्या पाई जाती हो, वो वहां पर आश्रय करते हों, प्रजनन करते हों, पोषण प्राप्त करते हों, तो उसे आप वेटलैंड घोषित कर दोगे। एक तो ये बात हुई। दूसरे नंबर पर कोई एक ऐसी पक्षी की प्रजाति अगर वहां पर है जिसकी संख्या दुनिया में कुल संख्या का 1% हो, सपोज कोई एक पक्षी वर्ग समझना 1 लाख है, दुनिया में उसकी संख्या कुल 1 लाख है, तो 1 लाख का जो 1% हो रहा है वह 1% संख्या अर्थात 1000 जनसंख्या अगर वहां पर निवास कर रही है उस पक्षी वर्ग की उस आर्द्र भूमि क्षेत्र में, तो उसे वेटलैंड्स रामसर साइट में सम्मिलित किया जाएगा। और बात मैंने क्या लिखाई है, या अगर एक कोई ऐसी जलराशि क्षेत्र है जहां विदेशी प्रवासी पक्षी जो ठंडियों में प्रवास करके आते हैं वो किसी मौसम विशेष में
आश्रय प्राप्त करते हो, जिनकी संख्या पर्याप्त हो, जिनकी संख्या प्रचुर हो, तो उन्हें भी आर्द्र भूमि में शामिल कर सकते हैं। या कोई प्रवासी पक्षी के मार्ग में ऐसी झील प्राप्त होती हो जहां वो प्रवासी पक्षी कुछ समय के लिए आकर दाना पानी प्राप्त कर सकते हो, उसे भी इस रूप में शामिल किया जा सकता है। जैसे साइबेरियाई क्रेन जब साइबेरिया से उड़ता हुआ पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान होता हुआ जब चिल्का झील की ओर जाता है, तो रास्ते में ध्यान रखना, भरतपुर में एक झील है जिसे केवलादेव घाना कहते हैं। क्या कहते हैं? केवलादेव घाना कहते हैं। तो केवलादेव घाना को इसी आधार पर इसमें शामिल किया गया था। ठीक है। पूजा राठौर ने पूछा, सर तीनों शर्तें लागू हो या तीनों का मतलब एक कोई? जितनी मैंने शर्त बताई है उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक, ऐसा नहीं कि सारी एक साथ, उनमें से कोई एक लागू होती तो उसे इस रूप में चिन्हित किया जा सकता है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? ओके। तो ये है दोस्तों इसके पहचान के बेसिकली कि मापदंड है, कौन कौन से मापदंडों के आधार पर इन्हें आप इस रूप में शामिल कर सकते हैं। तो अब फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे सभी, आर्द्र भूमियों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड। आर्द्र भूमियों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड। नंबर 1, पारिस्थितिक महत्व। नंबर 1 क्या है? पारिस्थितिक महत्व। अब पारिस्थितिक महत्व में बिंदुवार आप लिख सकते हैं। बिंदुवार लिखते जाना, मैं फटाफट बोलूंगा, स्पीड मेंटेन करना। लिखो, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण। दूसरा बिंदु, जलीय चक्र। तीसरा बिंदु, कार्बन चक्र। चौथा बिंदु, मृदा अपरदन में नियंत्रण। पांचवा बिंदु, सतही जल की गुणवत्ता में सुधार। सतही जल की गुणवत्ता में सुधार। अगला बिंदु, जैव विविधता का भंडार। जैव विविधता का भंडार। अगला बिंदु, प्रवासी या स्थानीय पक्षियों का सैरगाह। प्रवासी या स्थानीय पक्षियों का सैरगाह आदि आदि, ये इनके पारिस्थितिक महत्व हो गए। तो दूसरी तरफ अब क्या लिखेंगे? लिखिए आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखेंगे, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व में फिर से बिंदुवार वैसा लिखेंगे। लिखे, मत्स्यन के क्षेत्र, मत्स्यन का क्षेत्र। नंबर 2, शाकाहारी पशुओं के लिए चारा। शाकाहारी पशुओं के लिए चारा। नंबर 3, मानव के लिए विभिन्न वनस्पतिक उत्पादों की प्राप्ति, जैसे फल फूल, कंद, रेशा,
फल, फूल, कंद, रेशा, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, जलाऊ लकड़ी, शहद संग्रहण, मधुमक्खियां भी होंगी यहां पर, तो शहद संग्रहण आदि के केंद्र, आदि के केंद्र। ये आर्थिक महत्व हो गया। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप जलवायविक महत्व। जलवायविक महत्व, तो पहला बिंदु लिखेंगे जलवायविक महत्व में, जलीय चक्र में भूमिका की वजह से, जलीय चक्र में भूमिका की वजह से वायुमंडलीय आर्द्रता एवं भूमिका की वजह से वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण तंत्र को नियंत्रित, आर्द्रता एवं वर्षण तंत्र को नियंत्रित। तो दूसरा बिंदु लिखो, दूसरा बिंदु लिखो, कार्बन सिंक मतलब कार्बन अवशोषण, अवशोषण का कार्य करते हुए, कार्बन अवशोषण का कार्य करते हुए वैश्विक तापन के नियंत्रण में भूमिका, के नियंत्रण में भूमिका, परंतु कुछ शोध यह भी बताते हैं, कुछ शोध यह भी बताते हैं कि आर्द्र भूमियां मीथेन का उत्सर्जन कर, क्योंकि दलदली है तो मीथेन उत्सर्जित करेंगे, आर्द्र भूमियां मीथेन का उत्सर्जन कर ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ाती हैं, मात्रा बढ़ाती हैं। तो नेक्स्ट, तटीय क्षेत्रों में, जलवायविक महत्व में ही लिखेंगे, तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफानों एवं लहरों से, तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफानों एवं लहरों से तटों की रक्षा करती हैं, तटों की रक्षा करती हैं। तो ये इनका जलवायविक महत्व हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे अन्य महत्व, अदर इंपॉर्टेंस इनका क्या है, तो डैश देकर लिखेंगे पर्यटन, मनोरंजन आदि के साथ वनस्पति एवं जंतु जगत का भारत के संदर्भ में सांस्कृतिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है। पूर्ण विराम पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे, इनके महत्व को देखते हुए ही, इनके महत्व को देखते हुए ही भारत में
भारत में अब तक 80 की बात कर रहा हूं, अब तक 80 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में, आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में चिन्हित किया गया है। दीपक मिश्रा मोस्ट वेलकम बेटा। ठीक है, 80 आर्द्र भूमियों को, एकदम रिसेंट तक के डेटा सब सम्मिलित होते चलेंगे। मैंने कहा था कि रिसेंट तक की हर बात सम्मिलित कर दूंगा, पर उसके बाद तो आपको करना ही पड़ेगा। अब 80 के नाम आपको तैयार नहीं करने हैं, बस इतना अधिकतम कर सकते हो कि अभी 2023 जनवरी के बाद जो 5 शामिल की गई हैं उनके नाम लिखकर रट डालो करंट से, बस खत्म। अब ये नहीं करना कि इतना फैक्ट। एक बच्चे ने लिखा है, क्या सर सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारे नेशनल पार्क, सारे बायोस्फीयर रिजर्व याद करने हैं? तो मैं बोल रहा हूं हाँ करने हैं, कर लो भाई। क्षमता है कि जबरदस्ती का बस प्रश्न ही पूछ लेना है? यार बच्चे कुछ तो खामखा का प्रश्न पूछ लेते हैं। 550 से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 115 से अधिक आज नेशनल पार्क हो चुके हैं, 121 संख्या पहुंचने जा रही है, और सबको याद कर डालोगे? है क्षमता क्या यार? उतनी ही तो बात पूछो जितनी क्षमताएं हों। याद कर सकते हो तो कर लो, बड़ी अच्छी सी बात है। अगर ऐसी अद्भुत प्रतिभा तुम में है तो कुछ भी प्रश्न मत पूछा करो बेटा, ये तो गलत बात है। देखो, कुछ भी प्रश्न पूछोगे फिर बोलोगे सर आप ऐसा बोल देते हो। तो प्रश्न पूछते क्या हो कई बार ये भी देख लिया करो, ये भी देख लिया करो। ठीक है, ओके। तो 75 में से 5 और जुड़ गए तो अब कितनी हो गई? कुल 80 वेटलैंड्स भारत में चिन्हित है। पर इनके सम्मुख संकट क्या है? सर अब अच्छे से करंट अफेयर्स याद रह जाता है, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आएगा धारा रमेश भाई, बिल्कुल आएगा बेटा। जब तक बात क्या हुई थी ना कि शुरू में 2-3 क्लास बच्चों ने पढ़ा और परसेप्शन बना लिया। कुछ बच्चे तो अद्भुत होते, परसेप्शन बना लिया। अरे भाई टॉपिक आने दो, एक एक बात इतना पढ़ा दूंगा कि हर एक चीज लिंक हो जाएगी, हर एक चीज लिंक होगी, और ऐसा लगेगा कि आपने इतना होलिस्टिक व्यू पर चीजों को देखा, इतना होलिस्टिक चीजें व्यू पर कि आप किसी को कहीं से भी रिलेट करोगे ना, चीजें रिलेट होना शुरू हो जाएंगी। पर बात पूरी तो होने दो। मैं आपको बताता हूं, बात अभी थोड़ी सी अभी क्लास लेनी है, अभी 2-3-4 दिन तो अभी इनके संरक्षण पर 2-3 दिन की क्लास लेनी है, 2-3 दिन की एटलीस्ट लेनी है। फिर हम लोग पर्यावरण की टॉपिक पढ़ेंगे, और उतना खत्म होते होते मोटे मोटे तौर पर 10-12 तारीख तक आते आते तक आप इतना पढ़ चुके होगे कि आपको हर बातें सहज लगने लगेंगी पढ़ने में। न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, करंट अफेयर्स की कोई भी टॉपिक को पढ़ोगे तो आप अपनी इन तमाम चीजों से लिंक कर पाओगे। बातें शुरू हुई नहीं, बातें खत्म हुई नहीं, पर कांव 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 की आवाज चारों तरफ से करना शुरू करते हो तो थोड़ी से ये कौवा मुखी आवाज ना निकले तो ज्यादा बेहतर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। मजा तभी आता है जब इस तरह से आप पढ़ रहे हो ना, बस ऐसे पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, नेशनल लेवल पर तैयार करना है बेटा, उतना ही पर्याप्त है, उतना ही पर्याप्त है, उतना तैयार कर लो। तो कुछ बच्चे हैं तो नहीं जो पूछे कि सर 80 की 80 तैयार करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ हाँ 80 की 80 तैयार करनी है, कर डालो। अरे नहीं करना मेरे बेटे, बस इतना कर सकते हो जब आप स्टेट स्पीसीज दे रहे हो ना, तो आप अपने स्टेट्स की वेटलैंड साइट्स तब जरूर पढ़ लेना, अपने स्टेट्स बस के। हमारे स्टेट में कितनी वेटलैंड साइट्स है उस समय स्टेट स्पीसीज के संदर्भ में उतना बस पढ़ डालना, ठीक है? बस इतना है। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? तो अब बात आती है हेडिंग देना सबको, आर्द्र भूमियों के समक्ष संकट। हेडिंग देना सबको, आर्द्र भूमियों के समक्ष संकट। क्या संकट है? संकट के बिंदु क्या है? तो लिखो राजेश सर को नहीं पता। क्या लिखोगे? राजेश सर को नहीं पता, लिख गए इतनी लाइन। फिर आगे लिखेंगे, हम सभी स्वयं ज्ञान के सागर हैं, हम सभी स्वयं ज्ञान के सागर हैं, लिखने में सक्षम हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है,
तो लिख लोगे ना क्या संकट है। तो सबसे पहला सबसे सरल हमने क्या किया आर्द्र भूमियों को, तो सबसे पहला लिखेंगे मानवीय प्रदूषण। लिखो सभी लोग, क्या किया हमने, प्रदूषण फैला दिया। कैसे कैसे प्रदूषण फैलाया, शहर की जितनी गंदगी थी डाल दी, गांवों की जितनी गंदगी थी डाल दी, सीवर लाइनें डाल दी, उद्योगों की गंदगी डाल दी। तो क्या डाला हमने, लिखा प्रदूषण, डैश देकर लिखेंगे। तरल एवं ठोस मल निस्तारण के रूप में डंपिंग ग्राउंड हम बना देते हैं, हम तो बदमाश हैं ही। तो क्या लिखेंगे, तरल, तरल मतलब यही सीवर लाइन वगैरह डाल देना, कि निस्तारण के रूप में हम डिपॉजिट कर देते हैं सब गंदगी, प्रदूषित हो गई, नष्ट हो गया। दूसरा जंतुओं का अवैध शिकार, जंतुओं का अवैध शिकार, कॉमा मछलियों का अति मत्स्यन। मछली भी वहां किसी का भोजन है। पारितंत्र में कोई भी चीज फालतू की नहीं होती, सब किसी ना किसी का भोजन होती है। तो क्या लिखा आपने, जंतुओं का अवैध शिकार एवं अति मत्स्यन। दूसरा बिंदु खत्म। तो तीसरा बिंदु लिखो, वनस्पतियों का निर्वनीकरण, वनस्पतियों का निर्वनीकरण, वनस्पतियों को काट दिया, वनस्पतियों का काट दिया। तो नेक्स्ट इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट बोलते हैं, लिखो जलीय सीमाओं का अतिक्रमण, जलीय सीमाओं का अतिक्रमण, जलीय सीमाओं का अतिक्रमण। लोग इंक्रोचमेंट कर लेंगे, कोई जाके वहां पे खेती करने लगेगा, कुछ भी करने लगेगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं। तो जलीय सीमाओं का अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट कर डालेंगे लोग, अतिक्रमण। नेक्स्ट प्राकृतिक आवास विनाश, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक वास क्षेत्र हम विनष्ट कर रहे हैं, किसी भी रूप में विनष्ट कर दिए। प्राकृतिक आवास विनाश या कई भागों में विभाजन, जिसको कुछ बोलते हैं आवास विखंडन, या कई भागों में विभाजन, विभाजन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है जल राशियों का सुपोषीकरण, यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन आपका एक टॉपिक है जो पर्यावरण में आएगा, पर्यावरण में आएगा और बढ़िया से पढ़ना है। जल राशियों का सुपोषीकरण, यूट्रिफिकेशन। अब यहां पर यूट्रिफिकेशन के बारे में 2 लाइन पीछे लिखा देता हूं, लिखें जब, पैरा चेंज करके लिखना, जब जलराशियों में, जलराशियों में जलीय पादप वर्ग के विकास, जलराशियों में जलीय पादप वर्ग के विकास के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों की, अत्यधिक पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है, आपूर्ति हो जाती है, आपूर्ति हो जाती है। तो जलीय वनस्पतियां क्या होती, पादप वर्ग क्या होता है, तो लिखेंगे जलीय पादप प्लवक, जलीय पादप प्लवक अत्यधिक रूप से विकसित होकर, अत्यधिक रूप से विकसित होकर जलीय पारितंत्र को, जलीय पारितंत्र को नष्ट करने लगते हैं। जलीय पारितंत्र को नष्ट करने लगते हैं, जैसे
जल में घुली ऑक्सीजन की, जल में घुली ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा का अवशोषण, अत्यधिक मात्रा का अवशोषण, या ये भी हो रहा होता दूसरा, या जैव अपघटन के लिए, जैव अपघटन के लिए जलीय सूक्ष्म जीवों की, जलीय सूक्ष्म जीवों की अतिरिक्त ऑक्सीजन मांग, अतिरिक्त ऑक्सीजन मांग का बढ़ जाना, जिसे बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, जिसे बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता। देखो कैसे है, मान लो एक तालाब है, अब इस तालाब में बहुत सारी शैवाल है, जलीय पादप वर्ग मतलब शैवाल है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, शैवाल है। पहले सामान्य रूप से शैवाल पाई जा रही थी, अब शैवाल का इतना ज्यादा विकास हो गया कि इस झील का पानी एकदम हरा हरा दिखने लगा। तो ये शैवाल अपने जीवित रहने के लिए जल से ऑक्सीजन तो लेगी ना, तो अब जल में ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी हो गई इसके विकास से। अब जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जो जल में जंतु आदि रह रहे हैं वो बेचारे मरने लगेंगे। जल में जो बाकी जीवन पाया जा रहा है वो बेचारा मरने लगेगा। सुपोषीकरण से इसको तो लाभ हो गया, पर वो मरने लगेगा। अब जब वो मरने लगा तो देखना ध्यान से क्या होगा, यहां के जो सूक्ष्म जीव हैं इसके मरे हुए अवशेष को और अन्य जंतुओं के अवशेष को अपघटित करना चाहेगा। पहले तो सामान्य रूप से जीव पाए जा रहे थे तो उन्हें वो डिकम्पोज कर पा रहा था, लेकिन अब इसे अपघटित करने के लिए अधिक शक्ति चाहिए। अधिक शक्ति इसे मिलेगी ऑक्सीजन से, तो अधिक ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की जो अधिक मांग होती है उसे ही कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो अधिक है, पर ऊपर से पूरी तरह से ये जो शैवाल है इसने ऑक्सीजन और ज्यादा खींच लिया और ऊपर से घुलने वाली ऑक्सीजन के मार्ग में बाधा पैदा कर दिया। तो दोस्तों जल्दी से बताओ, ऑक्सीजन की कमी हो गई कि नहीं? ऑक्सीजन की कमी होगी तो धीरे धीरे जंतु भी मरेगा, सूक्ष्म जीव भी मरेगा, अपघटन की प्रक्रिया रुक जाएगी, तो पूरा पानी सड़ जाएगा, बदबूदार हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? और बदबूदार होने की दशा में ही वो पारितंत्र छत विच्छत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब एक बच्चे ने पूछा, वंदना ने, सर कार्बन सिंक क्या होता? देखो, जल राशियों में पाए जाते हैं ये पादप प्लवक। पादप प्लवक करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के क्रम में ये कार्बन का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। तो कार्बन के अवशोषण की क्रियाविधि को ही यहां पर क्या कहा जाता है? कार्बन सिंक कहा जाता है। मयंक, जो आपने पूछा ना, शैवाल का प्रस्फुटन यही है, यूट्रिफिकेशन जिसे कहते हैं, जो हमने सुपोषीकरण लिखाया, तो सुपोषीकरण की प्रक्रिया ही शैवाल के प्रस्फुटन को जन्म देती है, जिसे एल्गी टाइड भी कहते हैं, शैवाल ज्वार भी कहते हैं। जब लाल शैवाल का विकास हो जाता है ना प्रचुर मात्रा में, तो उसे रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से संबोधित करते हैं उसे? रेड टाइड के नाम से जानते हैं। तो ये सब प्रदूषण का ही परिणाम है। जब ये प्रदूषित हो गया, और आजकल एक बात और बता दूं, खेतों में जो हम लोग अतिरिक्त मात्रा में खूब यूरिया डाले जाते हैं ना, खूब डीएपी डाले जाते हैं, तो फसलें तो उपयोग कर ली जितना कर ली। अब बारिश हुई तो बारिश के बाद खेतों की यूरिया डीएपी आदि भी बहकर कहां चली गई? इन जल स्रोतों में जमा हो गई। अब खेतों की यूरिया डीएपी पहुंच गई यहां। अब जब यहां यूरिया डीएपी है तो पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ गई। पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ी तो दोस्तों इसी की वजह से शैवाल विकसित होने लगती है। जितनी इसकी नेचुरल ग्रोथ थी उससे कहीं अधिक ग्रोथ होने लगती है। और अति सर्वत्र वर्जयेत, क्या दोस्तों? अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह वर्जित है।
ये जो अतिशयता होगी तो यहां इसके लिए, इस पारितंत्र के लिए मुश्किल पैदा कर देगी। इसीलिए सुपोषीकरण को जलीय प्रदूषण के रूप में देखा जाता है। तो समझ में आ गया ना सुपोषीकरण क्या है। सुपोषीकरण के साथ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जैव ऑक्सीजन मांग क्या होती है, यह बात भी समझ में आ गई ना दोस्तों। तो यह होती है जैव ऑक्सीजन मांग। समझ गए मेरी बात की नहीं? सूरज सिंह सर आप डाउट क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल बेटा, कोशिश यही रहती है हमेशा, ठीक है ना, कि आप लोग जो प्रश्न पूछते हो वो साथ साथ में मैं अपने आप क्लियर करता चलूं कि आपके प्रश्न शेष बचे ही ना। तो ये होती है यहां पे। तो ये सब के सब कारण, ये सब के सब कारक हैं जो कि किसको, आपके इस जलीय पारितंत्र को या इस ट्रांजिशनल इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद करते हैं, पूरी तरह से अभी ना तुम्हारा फैक्ट सही है। ओके, तो ये है दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक अभी पूरा होता है। फिलहाल ये टॉपिक पूरा होता है। मैंने फिलहाल शब्द इसलिए जोड़ा कि कुछ भी अगर करंट में नई बात आती है, आप पढ़ते रहे। जैसे एग्जाम देना है, कुछ बच्चे तो अभी 24 का एग्जाम देंगे, कुछ 25 का एग्जाम देंगे, 26 का एग्जाम देंगे। तो आपको जब भी कुछ करंट्स की बातें आए तो आपको अपनी इस कॉपी में जोड़ते रहना है। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें नवीन पक्षों को जोड़ने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो आप उन तमाम नवीन पक्षों को दोस्तों जोड़ते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात की नहीं? बस तो यही सुझाव के साथ आज इंटरनेशनल वेटलैंड डे की आप सभी लोगों को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और आज अद्भुत सा एक संयोग था कि आज इसी क्रम में हमने इस टॉपिक को आपके साथ टच किया, इस टॉपिक को आपके साथ पिक किया कि जहां भी तमाम प्रकार की आपको समस्याएं लगे उसका समाधान आ जाए। तो ये किडनी ऑफ द लैंडस्केप के नाम से मशहूर, क्यों किडनी कहते हैं? क्योंकि ये जल को फिल्टर करती है, प्रदूषित जल को फिल्टर कर शुद्ध जल की आपूर्ति धरातल में करती है। तो किडनी ऑफ द लैंडस्केप नाम से मशहूर इन आर्द्र भूमियों के बारे में परिचय, इनके संरक्षण, प्रबंधन, इनके सम्मुख संकट आदि तमाम बातों के क्रम में समझते हुए, एक एक बात क्लियर करते हुए आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम दूंगा। नई बात छोड़ने का दोस्तों अब समय रहा नहीं है, इसलिए नई बात नहीं पढ़ाऊंगा। नई बात जो ये यूएनसीबीडी की थी, इस पर हम लोग कल अपनी व्याख्या रखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, यूएनसीबीडी को भी बढ़िया से समझेंगे, एक एक पक्षों को विस्तार देंगे। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेता हूं। इसी मेहनत, इसी लगन के साथ सभी के सभी लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए।